तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलजीत मैनी। मैं पीडियाट्रिशियन हूं, बच्चों का डॉक्टर, और मैं टीएमयू मुरादाबाद में अभी प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूं। आजकल हम सभी पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर आज हमारा देश कोविड-19 की सेकेंड वेव से लड़ रहा है। और इस टाइम पे हर नागरिक के मन में एक ही चिंता है कि ये कोविड-19 क्या है, कहीं ये मुझे तो नहीं है। ऐसे तरह तरह के सवाल आते हैं जिनका मैं इस प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी उन क्वेरीज को सॉल्व करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं, किन लक्षणों से हम ये पहचानें कि इस पेशेंट को या मुझे या किसी और को कोरोना है या नहीं है। तो कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। इसकी प्रेजेंट तो हम लक्षणों की बात करें तो हमारे जो मरीज़ हैं उनमें मोस्टली लक्षण जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई लक्षण नहीं होता जबकि वायरस उनके अंदर होता है। और ऐसे पेशेंट्स आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनकी टेस्टिंग भी नहीं होती, और वो अगर मास्क का प्रयोग नहीं करते, डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करते, तो वो वायरस ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन जो लक्षण वाले मरीज हैं उनमें बुखार, सर्दी जुकाम, गला ख़राब होना, सूखी खांसी होना, ये ज़्यादातर सिम्टम्स हैं। और आजकल का एक इतना ज़्यादा कोविड के फैलने के कारण एक है कि जिसको बुखार है पहले उसका कोविड जांच हो रहा है, यानी कि बुखार एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है। और सिर दर्द, दस्त होना, मांसपेशियों में दर्द होना, या कोई ऐसे सिम्टम्स होना जैसे सुगंध चली गई है और सूंघने की शक्ति चली गई है या टेस्ट चला गया है, तो ये भी ऐसे कुछ शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो आप मरीज़ को चाहिए कि वो आइसोलेट हो जाए और कोरोना जांच के बारे में सोचे या डॉक्टर से परामर्श ले। तो कौन से टेस्ट किए जाएं, कौन से टेस्ट उपलब्ध हैं? तो दोस्तों कोविड-19 के लिए हमारे पास आज बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं। मैं आज सिर्फ ज़्यादातर उन पे जोर डालूँगा जो अभी किसी को इन्फेक्शन हुआ है वो डिटेक्ट करने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो आपने नाम सुने होंगे RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रू नेट। इसमें मैं ज़्यादातर PCR और रैपिड एंटीजन की बात करूँगा क्योंकि यही दो टेस्ट आजकल ज़्यादा यूज़ में हो रहे हैं। PCR टेस्ट, RT-PCR और PCR एक ही बात है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आज की डेट का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कोविड-19 का। ये अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोविड-19 की वायरस मौजूद है। और इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम पेशेंट की नाक और मुंह के अंदर से एक सैंपल लेके उसको मशीन में उसको प्रोसेस करते हैं। उस मशीन को RNA की कॉपीज़ बनानी होती हैं, तो जितनी उसको मशक्क़त करनी पड़ती है मशीन को, उसको हम CT वैल्यू कहते हैं। और ये CT वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब वायरल लोड उतना उस सैंपल में कम है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आजकल मरीज़ कहते हैं कि मेरा CT वैल्यू ये है या कम है या ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? सीधी भाषा में कहा जाए, PCR पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, इसका CT वैल्यू से इसकी सिविरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट की सिविरिटी उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है जो कि इससे कोई मेल नहीं खाता। एक जो लिमिटेशन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR की, वो ये है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और आपको रिपोर्ट 1 या 2 दिन में मिलती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा लोड है तो लैब्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है और 3 या 4 दिन भी लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। इसमें इसकी कई वजह हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी बात है वो PCR की है कि ये काफ़ी सेंसिटिव है। सभी टेस्ट में देखा जाए तो 70% केसेस को ये पकड़ लेगा। तो यानी कि 30% पेशेंट वो हो सकते हैं अभी जिनको कोरोना हो और ये टेस्ट भी ना पकड़ पाए। तो यदि लक्षण है और टेस्ट नेगेटिव है तो हमें या तो दोबारा टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे चेस्ट का CT कर सकते हैं अगर उसको सांस की तकलीफ़ है या खांसी है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम उसको कोविड का एक सस्पेक्ट पेशेंट मान के ट्रीट कर सकते हैं। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मरीज़ को PCR पॉजिटिव है तो क्या और भी बीमारियां साथ में हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी को
साथ में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी कोई बीमारी हो और साथ में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो। तो पीसीआर एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और जहाँ तक हो सके पीसीआर की उपलब्धता हो तो पीसीआर ही कराना चाहिए और इसकी रिपोर्ट कंफर्मेटरी रिपोर्ट होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट नाम से ही लग रहा है कि जैसे ये जल्दी रिपोर्ट देने वाला रैपिड टेस्ट है, वाकई में ही ये मिनटों में रिज़ल्ट दे देता है। और आपने जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन को एक कार्ट्रिज में डालते हैं और वो मिनटों में बता देता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से नाक और मुंह से लिया हुआ सैंपल हम एक सॉल्यूशन में मिलाते हैं और उस सॉल्यूशन को एक रैपिड एंटीजन टेस्ट की कार्ट्रिज अलग आती है उसमें डालते हैं और उसमें अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव लेबल कर देते हैं। एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, यानी कि कई स्टडीज़ में पाया गया है कि ये सिर्फ 50% केसेस को पिकअप कर पाता है। तो यदि लक्षण है और रैपिड एंटीजन नेगेटिव है तो बेटर अपॉर्चुनिटी हमें पीसीआर की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि हमें और श्योरिटी मिल जाए कि पीसीआर पॉजिटिव है तो वो हो सकता है कि कोरोना डिटेक्ट हो जाए। ये कई पेशेंट्स में देखा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट तो उनका नेगेटिव आया लेकिन पीसीआर पॉजिटिव आया। तो फिर हम रैपिड एंटीजन कराते क्यों हैं? ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट आज की डेट में अगर पॉजिटिव आता है किसी का तो हम उसको पीसीआर के लिए भी वेट नहीं करते, हम उसको कोरोना लेबल कर देते हैं। एंटीजन टेस्ट जो है वो ये आपको कार्ट्रिज में दिखा रहा था। ये कार्ट्रिज में आप देख रहे हैं कि अगर 2 लाइनें आ जाती हैं तो इसको हम पॉजिटिव टेस्ट बोल देते हैं। अगर सिर्फ एक लाइन आए यानी कि सी के नीचे लाइन आए तो वो टेस्ट नेगेटिव है। ख़ास तौर पे हमें 15 मिनट तक वेट कर लेना चाहिए ये दोनों लाइनों के अपीयर होने के लिए। एक ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि एंटीजन टेस्ट कभी भी हम कोरोना के ख़त्म होने का सूचक नहीं ले सकते। कभी भी कोरोना का जब टाइम पूरा होता है 10-14 दिन तो हम उसको कोरोना ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए कभी भी इस एंटीजन टेस्ट को हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ पीसीआर कराते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ये पता लगाता है कि आपको पहले कभी वायरस आया था शरीर में या नहीं, यानी कि ये पिछले 1-2 महीने में हुआ या कई महीने पहले हुए इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो पता कर लेता है। और यदि किसी को अभी बुखार है तो एंटीबॉडी टेस्ट कभी भी यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडीज़ अभी बनी नहीं होंगी, तो ये कभी भी उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अब वैक्सीन क्योंकि लगनी शुरू हो गई है तो वैक्सीन के कारण जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसके कारण भी किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट किसी का अगर पॉजिटिव है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसको कोविड की वैक्सीन लगी हुई है। हम एक्टिव इन्फेक्शन के लिए कभी भी एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराएंगे, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। HRCT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, ये एक चेस्ट का सीटी स्कैन होता है जो कि उन केसेस में किया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स को सांस की तकलीफ़ होती है या उनका RT-PCR नेगेटिव है लेकिन खांसी और सांस की तकलीफ़ है, तो उनमें हम कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है। तो हम उसका जो सीटी स्कैन है उसको रीड करते हैं और उसमें उसका सीटी स्कोर निकालते हैं। ये सीटी स्कोर चेस्ट का सीटी स्कोर है, ये पीसीआर का सीटी स्कोर नहीं है। और उसको हम आउट ऑफ 25 एक स्कोरिंग करते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट का काम है और रेडियोलॉजिस्ट उस सीटी को रीड करके उसका सीटी स्कोर बताएगा। कई स्टडीज़ में अभी आजकल शोध चल रहा है कि किसको हम माइल्ड कहें, किसको मॉडरेट कहें, किसको सीवियर कहें, पर ज़्यादातर ये स्टडीज़ मानती हैं कि अप टू 9/25 सीटी स्कैन के ऊपर आने वाला कोरैड स्कोर जो है वो हम उसको माइल्ड कहते हैं। लेकिन पेशेंट को हमें देखना है, हमें चेस्ट के सीटी को नहीं ट्रीट करना, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसको ट्रीट करना है और डॉक्टर उसी को देख के ट्रीट करते हैं। ये सिर्फ ये देखने में मदद करता है कि चेस्ट में कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई है। बहुत सारे केसेस में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे मामूली लक्षण है और आपको सांस की तकलीफ़ नहीं है,
आपका पीसीआर पहले से ही पॉजिटिव है तो आपको डायग्नोसिस में कोई डाउट ही नहीं है, तो उसमें आपको एचआरसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। एचआरसीटी कराने से पहले हमेशा डॉक्टर की राय लें, क्योंकि इसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। और यदि पेशेंट की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा चेस्ट के सीटी को हम एक गाइडेंस के तौर पे लेते हैं। सीवियर पेशेंट्स में ये ज़रूर एक काफ़ी उपयोगी जांच सिद्ध हो रही है। तो एचआरसीटी स्कैन सिर्फ डायग्नोसिस के लिए आप मत कराएं, पहले पीसीआर कराएं और एचआरसीटी स्कैन डॉक्टर की राय से ही कराएं। और इस स्कैन को करने से पहले डॉक्टर पहले मुआयना करेगा आपका कि आपको इस स्कैन की ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये एक सीटी स्कैन, जो चेस्ट सीटी स्कैन है कोरोना के मरीज़ का किया गया है, इसमें जो लाल एरोज़ हैं वो ये दिखा रही हैं कि इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ हैं, यानी कि धुंधला शीशा जैसा होता है वैसे ही इसकी ओपेसिटीज़ हैं, और कितना इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके बेस पे उसका स्कोर बनाया जाता है। हम बच कैसे सकते हैं कोविड से? कोविड से एक निमोनिक है एमएसडी, मैं इसको महेंद्र सिंह धोनी का निमोनिक कहता हूँ कि आप सब महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का पालन करके। अब कोविड का बचने का एक और अच्छा तरीका है, वो है वैक्सीन लेना। और 1 मई से अब भारत सरकार पूरे देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अलाउ कर चुकी है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगाने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी बने रहना है। हमें मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते रहना है। सभी अवेलेबल वैक्सीन अच्छी हैं, कारगर हैं, ये कई स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है, इनकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के बावजूद आप इन्फेक्शन ले सकते हैं और आगे दे सकते हैं। वैक्सीन कहाँ मदद करेगी, हम वैक्सीन क्यों लें? वो सिर्फ इसलिए कि आपको गंभीर बीमारी से वैक्सीन बचाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है, तो आप अपने डॉक्टर से राय लें। अगर आपको वैक्सीन लेने में कुछ हिचकिचाहट है या आपको कुछ पहले एलर्जीज़ खास तौर पे हैं, अभी प्रेग्नेंट और दूध पिलाती महिलाओं में वैक्सीन देने का अभी हमारा परमिशन अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो ये है हमारा आज का वो हथियार जो थर्मामीटर से भी पॉपुलर हो चुका है, इसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। और ये हमारे शरीर के अंदर हमारे रक्त में कितना % ऑक्सीजन है वो बताती है। ये एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है जो आराम से आप कैरी कर सकते हैं। और दाएं हाथ की किसी भी उंगली, खासतौर पे बीच की उंगली पे लगाएं। ये ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई नेल पॉलिश ना हो, आपकी उंगलियाँ ज़्यादा ठंडी ना हो, ज़्यादा हिलती ना हो, तो वहाँ पे इसको लगाएं। और इसका जो लगाने का एक अंदर उंगली का जो पल्प लगाने का है वो वहीं पे लगा हो, नाखून दूसरी साइड पे हो। तो ये ध्यान से लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और कुछ देर वेट कर लें, एकदम से रीडिंग हो सकता है कम आए, उसको सेटल करने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो घबराएं नहीं, थोड़ा सा सेटल होने के लिए वक्त दें। और अगर आपको डाउट है तो दूसरे हाथ पे लगा के देख सकते हैं। तो 94 से 95 से ऊपर कोई भी वैल्यू जो है बहुत बढ़िया है। और यदि वो ड्रॉप कर रही है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए और आप आगे की राय के लिए उनसे परामर्श लीजिए। तो हम ट्रीटमेंट क्या करें? कोविड का ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि जिसको वैसे ही पता चल गया है कि इसको कोविड है या जिसके हल्के लक्षण हैं, उसको हम होम आइसोलेशन में करते हैं। होम आइसोलेशन में करने का मतलब है कि उसको घर पे ही रहना है और एक अपने आप को दूसरों से अलग रखना है। उसके बर्तन, उसके कपड़े किसी के संपर्क में ना आए, उसका मास्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। और हॉस्पिटलाइज सिर्फ उनको करना है जिनको कोई सांस की दिक्कत पैदा होती है या गंभीर स्थिति में कुछ पेशेंट चले जाते हैं, या कुछ पहले से ऐसी बीमारियां हैं जिनका गंभीर होने का खतरा मरीज़ का ज़्यादा है, जैसे पुरानी डायबिटीज़ या कोई पुरानी बीमारियां जैसे कैंसर या हार्ट की कोई बीमारी, जिससे कि उसको हम शुरू से ही हॉस्पिटल में रखते हैं। जो मरीज़ अलग से कमरे में नहीं रह सकते, घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उसको भी हॉस्पिटल में या एक आइसोलेशन सेंटर में रखना ज़रूरी है। ऐसे हर मरीज़ को एक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए और डॉक्टर के कांटेक्ट में अमूमन रखा जाता है जो उनका पता करते रहते हैं कि मरीज़ की हालत कैसी है। और
ऐसे मरीज़ों का जो होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं उनके मेडिकल टेस्ट और मैनेजमेंट हमेशा डॉक्टर्स की गाइडेंस में होनी चाहिए। अपने आप से कोई भी दवाई ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए। और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जो माइल्ड केस हैं, ख़ासतौर पे शुरू के 5 दिनों में 7 दिनों में स्टीरॉयड का प्रयोग बिल्कुल ना करें जब तक कि उन्हें किसी और कारण से इंडिकेटेड ना हो। अब एक आजकल एक और नया एक देखा गया है कि काफ़ी लोगों को, जैसे ट्रीटमेंट चलता है तो काफ़ी लोगों को जानकारी इसकी होती है कि स्टीरॉयड्स जो हैं वो दवाइयाँ कोविड के मरीज़ों में काम करती हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। एक तो ये कि स्टीरॉयड जो है ये कभी भी पहले 5 से 7 दिन में कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है या बुखार तेज़ नहीं है। स्टीरॉयड आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। कोविड में इसका डेफिनेट रोल है, लेकिन माइल्ड कोविड में इसका बिल्कुल भी रोल नहीं है। और स्टीरॉयड का यूज़ अगर पहले हफ्ते में किया जाए या माइल्ड कोविड में किया जाए तो वो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए स्टीरॉयड का यूज़ करना है तो पहली चीज़ 5 से 7 दिन में बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सांस की तकलीफ़ पहले 5-7 दिन में आती है तो डेफिनेटली डॉक्टर की गाइडेंस में करें और अपने आप से स्टीरॉयड कभी भी ना लें। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जिसके पीछे 1 महीने में हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर के पीछे बहुत सारी एक कवायद है। लोगों को रेमडेसिविर मिल नहीं रहा, लोग बड़े परेशान हैं और भी कई इश्यूज इसके साथ क्रिएट हुए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इस दवाई का कम लक्षणों वाले या बिना लक्षणों वाले केस में कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी कल ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इसका घर पे प्रयोग बैन हो चुका है, क्योंकि वायरस शुरू के 9-10 दिन तक होता है बॉडी में, इसलिए इसका यूज़ 10 दिन के बाद होने वाली किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन में काम का नहीं है। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर एक स्टेटमेंट दे दी है कि इट इज़ नॉट ए लाइफ सेविंग ड्रग। इसलिए इसके पीछे ज़्यादा भागदौड़ करना या इसको यूज़ करना अपने आप से बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। थोड़ा सा मैं अवेक प्रोनिंग पोजीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल पेशेंट्स को जब भी थोड़ी सी सांस की दिक्कत होती है तो उनको घबराहट होने लगती है कि मैं क्या करूँ। तो जिनकी भी ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो तो वो एक अवेक प्रोन पोजीशन यानी कि उल्टा लेट के सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो सीख सकते हैं। इसके लिए काफ़ी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, एक लिंक मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है। ये देखा गया है कि जब हमारे ऑक्सीजन 94 या थोड़ी सी 93 ऐसे होने लगती है तो हम अवेक प्रोन पोजीशनिंग करके उस मरीज़ को बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है उसे ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके वीडियोस आप देखिए और सीखिए कि अवेक प्रोन पोजीशनिंग क्या होती है। मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। रिपीट टेस्टिंग के बारे में भी बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हैं, यानी कि ज़्यादा गंभीर लक्षण जिनके नहीं हैं, जिनको हॉस्पिटल में नहीं भर्ती किया गया है, उनको रिपीट टेस्टिंग अपनी होम आइसोलेशन के बाद कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और बस उनको अपने लोकल सिविल अथॉरिटीज़ से कॉन्टैक्ट में रहना है, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहना है। और कई बार हो सकता है कि किसी नौकरी की रिक्वायरमेंट की वजह से या कहीं की और जाने की रिक्वायरमेंट की वजह से उनको कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो शायद रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ रिपीट टेस्टिंग ज़्यादातर हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स की ही की जाती है। एक ख़ास बात ये है कि अगर किसी भी वजह से रिपीट टेस्टिंग होती है तो ये बात ज़रूरी है कि पहले लक्षण के 10 दिन के तक ये टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि 3 दिन तक लगातार लास्ट 3 दिन उसको बुखार ना आ रहा हो, तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है रिपीट टेस्टिंग की। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीसीआर ही एक ऐसा टेस्ट है जो रिपीट टेस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। एंटीजन टेस्टिंग की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको कुछ जानकारी दी जो कि आम जो सवाल उठते हैं आपके मन में उसके बारे में। यदि इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखिए, उनकी वेबसाइट आईसीएमआर की वेबसाइट्स देखिए या अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन काम आएगी।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी बने रहें और मास्क का प्रयोग हमेशा करें, सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ धोते रहें और 2 गज़ की दूरी बना के रहें। धन्यवाद। थैंक यू।